हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे क्विक। ऑल फॉर्मूले, ऑल थियरी एंड सम ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको ये चैप्टर 11th में भी था। 11th का पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, क्या क्या फॉर्मूले आपने देखा है। करंट से ही स्टार्ट करते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, आई इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वहाँ पे क्यू क्या है आपका चार्ज, और चार्ज क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एंड ई क्या है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है। एन क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ठीक है। और करंट क्यू का यूनिट क्या होता है? क्यू का चार्ज यूनिट क्या होता है आपका कूलम। ठीक है। टी क्या होता है आपका टाइम है, उसका यूनिट क्या होता है सेकेंड। आई क्या होता है करंट है, इसका यूनिट क्या होता है कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्पियर यूनिट को। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सिंबल क्या है कैपिटल ए। ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या देखा है इधर फॉर्मूला, आपने देखा रहेगा ओम्स लॉ आई थिंक, और डायरेक्टली V इक्वल टू आई आर होता है, और V इज प्रोपोर्शनल टू आई रहता है, जहाँ पे आपको कांस्टेंट R मिलता है। R क्या आपका रेजिस्टेंस है, V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R है। ठीक है। और आपका ये I तो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस और अक्रॉस R बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान में रखना, जब भी टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं तो क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर और वोल्टेज अक्रॉस आर। वर्डिंग ध्यान में रखो। ठीक है। ये V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओहम, सिंबल क्या है आपका। ठीक है। और फिर रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है रेसिप्रोकल, सॉरी। रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टेंस, 1/R। क्या बोलते हैं इसको कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा पर ओम, और इसको क्या बोलते हैं माहो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं सीमेन। ठीक है। इसकी यूनिट है यूनिट ऑफ व्हाट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर आपने देखा होगा फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक टर्म रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे रो से डिनोट करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ, यदि आपका वायर लंबा रहेगा देन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वायर छोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा कम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या उसका थिकनेस, और आप ऐसा बोल सकते हैं ये पार्ट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि वायर जाड़ा रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम रहेगा, वायर पतला रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो ये एरिया प्रोसेशन का मतलब वही रहता है, पतला वायर मोर रेजिस्टेंस। ओके। जाड़ा वायर मतलब थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलता है एक कांस्टेंट रो मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है। रो, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो आप, R इक्वल टू रो एल बाय, रेजिस्टिविटी क्या हो गया RA/L। रेजिस्टिविटी क्या है, एक कंडक्टिंग मटेरियल जो भी रहता है कंडक्टर, जैसे कॉपर वायर हो गया, सिल्वर आएगा गया, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। जब तक मटेरियल सेम है रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। ठीक है। यदि एक कॉपर वायर लिया, ठीक है, कुछ तो थिकनेस है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, मतलब समझो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको उसको खींचा वायर को, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया कम हो गया,
तो इसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा क्या? नहीं, जब क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है ना। सो जब तक मटेरियल सेम है आपका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होगा? ओनली रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब ये दोनों क्या रहेंगे? सेम नहीं रहेंगे दोनों केसेस में। ठीक है। और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर। ओहम डॉट मीटर। ठीक है। अभी इसका डायमेंशन दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाओगे आप? डायमेंशन रेजिस्टेंस का कैसे आएगा? अभी देखो, आर रो तो अभी डायमेंशन ओहम मीटर है। इसका डायमेंशन पहले तो आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन आना चाहिए। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा? रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वोल्टेज का डायमेंशन पता होना चाहिए। आई तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डायमेंशन कभी भी हम लोग क्या फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है। पहले तो आपको वी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, वोल्टेज है। वी का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है। तो बहुत अपने को ऐसा देखते हैं, ऐसा इस सारे डायमेंशन हम लोग एक साथ देखते हैं, रेजिस्टेंस के, फिर ये रो के। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका यहाँ पे? हाँ, जैसे कि हमने का रेजिस्टेंस का अपोजिट पढ़ा, वैसे ही आपका स्मॉल के 1/रो, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या आएगा? पर ओहम पर मीटर। बट पर ओहम इसका यूनिट क्या होता है? पर ओहम पर मीटर। पर ओहम को क्या बोलते हैं? मोहो बोल दो, या आप डायरेक्टली लिख दो सीमेन पर मीटर। ठीक है। पर ओहम को क्या बोला? सीमेन। और माहो एमएचओ उल्टा होता है ना, माहो पर मीटर। ध्यान में रखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट आपने क्या पढ़ा रहेगा? आपने पढ़ा रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस में आपका क्या रहता है? रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो चेंज होता है। ठीक है। आपने फॉर्मूला देखा रहेगा, आर टी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं एक कंडक्टर के अंदर वाइब्रेट होने लग जाते हैं, तो करंट का फ्लो अपोज होता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर जीरो। ओके, या आप ऐसा लिख सकते हो, आर टू आपका मैं लिख ये करता हूँ, आर टी आर जीरो 1 + α t। यहाँ पे आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या है? आपका 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तब आपका जो न्यू रेजिस्टेंस रहेगा टेम्परेचर T, वो क्या रहेगा आपका? ठीक है। इस फॉर्मूले से यदि आपको रैंडमली कोई दो टेम्परेचर दिया रहेगा, T1 डिग्री सेल्सियस, T1 कैपिटल T लिखा मैंने, T2, तो उसके लिए क्या आएगा? RT1। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका? RT1 इक्वल टू R2, ठीक है, RT2 इक्वल टू RT1 1 + α T2 - T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ध्यान में रखना आपका T1 टेम्परेचर क्या है? लेस देन क्या है? T2। ये कब है? जो आपका यदि बीच का दो टेम्परेचर दिया जाएगा, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, तब आप ये फॉर्मूला लगाने का, टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर निकालने के लिए। आपको जीरो से बोला रहेगा, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, जीरो का दिया रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दिया रहेगा, बोलेगा 15 डिग्री सेल्सियस का निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस भी आपने देखा है। नेक्स्ट आपने क्या देखा है? आपका ये ईएमएफ रहता है, ईएमएफ इन अ सर्किट, ईएमएफ इन सर्किट, और डायरेक्टली मैं लिखता हूँ ईएमएफ ई। ये क्या रहता है? आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाया है, और सेल। बैटरी क्या ये सेल बोलते हैं इसको, यदि एक ऐसा बड़ा लाइन और छोटा लाइन, इसको क्या बोलते हैं? सेल है।
एक से ज़्यादा सेल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अभी सेल को आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी हम देखेंगे फॉर्मूला। सो आपका सेल बैटरी लगाया है, बट इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। सो टोटल जो ईएमएफ रहता है, ईएमएफ मतलब टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, वो क्या रहता है, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस आर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता था, वोल्टेज अक्रॉस आर। ओके, ये क्या है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान में रखना। वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपका क्या होता है, वी आर इक्वल टू आई आर। सो इसी फॉर्मूले से इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई आर प्लस आर, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। सो ये तो फॉर्मूले। ठीक है, ये ईएमएफ भी क्या है, वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट है, सो इसका यूनिट भी क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, ईएमएफ क्या रहता है, टोटल वोल्टेज रहता है, और वी क्या रहता है, वी आर क्या रहता है आपका, ये आई आर क्या रहता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं रैंडमली जो भी दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूँ, एक फ्लो नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने ऑलरेडी, रेजिस्टेंस बोलो या रजिस्टर बोलो, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा 10th में भी। ठीक है, सो हम ड्रॉ करेंगे सर्किट सीरीज और पैरेलल का। तो सीरीज के लिए सर्किट आपको मैंने कंसिडर किया, 3 रेजिस्टेंस R1 R3 इनके अक्रॉस बैटरी बोलो या वोल्टेज बोलो। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका, ये V1 वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। सो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। सो आई इक्विवेलेंट और टोटल करंट बोलो जिसको, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 होता है, और वोल्टेज इक्विवेलेंट और टोटल वोल्टेज क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको अक्रॉस यदि ईच रेजिस्टेंस करना रहेगा तो I तो सेम रहता है, V2 इक्वल टू IR2 लिखोगे, और V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, सेकेंड केस क्या है आपका, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, आपका इधर वोल्टेज था, टोटल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहता है अक्रॉस ईच, सिर्फ जो आपका टोटल करंट आई वो इधर डिवाइड होता है I1 I2 I3। आपका ये क्या है, R3 R2 R1 क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो R इक्विवेलेंट रहता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 3 रेजिस्टेंस दिए तो R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करोगे आप, वोल्टेज तो सेम ही रहता है। सो V लिखा है या V इक्विवेलेंट लिखो, क्या होगा, V1 V2 V3। आई इक्विवेलेंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आप आई इक्विवेलेंट लिखो या V लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप समझो कि आपका ये क्या है, टोटल ही है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला था। इसमें भी मैं आपको एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। सो इफ आपका दो रेजिस्टेंस समझो सेम है, ओके, और पैरेलल है, लाइक कितना रहता है, 10 ओम 10 ओम, तो आपका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो सेम रहेगा, तो हाफ कर देने का मतलब 5 ओम आएगा डायरेक्टली। वो आप कर सकते हो, जैसे कि ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, 1/10 प्लस 1/10 2/10। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10/2। सो ऐसा प्रूफ है वो डायरेक्टली 5 ओम। तो आप इतना ध्यान में रखो, ये दो रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है,
हाफ हो जाता है, ठीक है। और सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाता है, डबल। यदि से दो रेजिस्टेंस सेम है, ऐसा सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये हो गया। फिर हाँ, अभी ये रेजिस्टेंस का तो हो गया। सेल्स का भी आता है क्वेश्चन आपको। यदि मैंने बहुत सारे सेल ऑफ ईएमएफ E1 इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा सीरीज में किया है, मतलब E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, E3 है, R3 है, तो नेट वोल्टेज कितना होगा ये तीनों सेल्स के अक्रॉस। सो उसके लिए फॉर्मूला रहता है V इक्वल टू, आपको पता रहेगा E क्या होता है आपका, V प्लस आई आर होता है ना। तो यहाँ पे आपको नेट वोल्टेज निकालना है। तो इसमें क्या रहता है, समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ माइनस सीरीज में करंट सेम होता है समीशन ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका तीन ये है, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस जो नेट वोल्टेज रहेगा तीनों सेल के अक्रॉस, करंट तो सेम रहता है, ये क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये ध्यान में रखो, EI मतलब नेट सबका सीरीज, ठीक है। इस केस में आपका जो EI है, और मैं ऐसा लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे इसको रब करता हूँ, ये ई इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है, ई इक्विवेलेंट, और आपका ये आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो आपका ई इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 सीरीज में रहेगा तो जितना भी आपका रहेगा प्लस प्लस EN आ जाएगा, और आपका आर इक्विवेलेंट रहेगा तो R1 प्लस R2 RN, ठीक है। सिमिलरली आपका यदि सेल्स पैरेलल रहेगा तो सेल्स, ऐसे सेल्स और बैटरी बोल सकते हो आप, ऐसा पैरेलल में रहेगा। मैं जैसे लिखता हूँ, सेम सब फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। इस पे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा आपका 3 सेल्स है पैरेलल में है, तो बोलेगा कि नेट वोल्टेज क्या आएगा। सो नेट सेम रहता है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, समीशन ऑफ ई है, समीशन ऑफ ऑल सेल्स, और आप जस्ट डायरेक्टली लिखो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। सो बट यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट रहता है, आर इक्विवेलेंट कैसा निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, पैरेलल है तो ऐसा आता है आर इक्विवेलेंट, सीरीज में क्या आता है डायरेक्टली ऐड करते थे। और यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद यदि आपको ई इक्विवेलेंट निकालना है और टोटल ईएमएफ का इक्विवेलेंट, इसके लिए कैसा फॉर्मूला है, E1 बाय R1, E2 बाय E1, E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। एन रहेगा तो एन नंबर ऑफ सेल रहेगा तो ऐसा ही आगे जाता रहेगा, ठीक है। EN बाय RN। सो ये आर इक्विवेलेंट आप निकालो यहाँ पे, फिर ये पूरा सॉल्व करने का, उसमें आर इक्विवेलेंट माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या था, सेल्स जब भी आपका पैरेलल में रहेगा तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आपका क्या है बचा अभी इस चैप्टर में, हाँ आपने पावर पढ़ा रहेगा, पावर इन, समझा के यहाँ पे आपको सबको, ये क्या था, ये हमने सेल्स इन पैरेलल रहेगा तो नेट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला है, ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और पीछे वाला क्या था आपका, ये क्या बताया मैंने, सेल्स इन सीरीज, ठीक है। तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे बेसिकली ई इक्विवेलेंट ही लिखो और आर इक्विवेलेंट। मैं इसको कम करता हूँ, ढंग से लिख देता हूँ। सो ये क्या था आपका, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ई इक्विवेलेंट यहाँ पे कैसे आप निकालोगे, सीरीज में सब ऐड करना, आर इक्विवेलेंट के लिए भी सीरीज ऐड कर देना, ठीक है। फिर ये ऊपर मैंने स्पेशल केस बताया था, यदि सेम रेजिस्टेंस पैरेलल रहेगा तो हाफ करने का, सेम रेजिस्टेंस दो रहेगा वो भी दो रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ सेम रेजिस्टेंस दो रहेगा तो हाफ करने का, तीन रहेगा तो R/3 करने का, फोर रहेगा तो पैरेलल में, हाँ। तो इन शॉर्ट ध्यान में रखो, यदि आपको एन रेजिस्टेंस दिया है, एन सेम रेजिस्टेंस दिया है, पैरेलल रहेगा तो क्या करोगे आप, R/n करोगे, और सीरीज रहेगा तो क्या करोगे आप, R इंटू एन, एन रेजिस्टेंसेस
बट सब सेम है। तो पैरेलल में रखा तो R बाय एन, सीरीज में रखा तो N बाय आर। ठीक है, सॉरी N इंटू आर। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब आपका ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई है, बोलेगा कि ये सर्किट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है। तो पहले पावर का फॉर्म, पावर क्या होता है बेसिकली, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और वर्क क्या होता है आपका, व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है आपका, आपने ये फॉर्मूला देखा रहेगा, वी वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज इंटू क्यू, क्यू इंटू टी, क्यू अपॉन टी क्या हो गया आपका, करंट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको पता है वो हम, ये क्या है, वी और आई के फॉर्म में, यदि मैंने वी को आई आर लिखा, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ठीक है, यदि मैंने यहाँ पे आई को वी बाय आर लिखा, तो पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये सब ध्यान में रखो। ठीक है, और पीछे भी एक चीज़ था जहाँ पे मैं ईएमएफ बता रहा था आपको, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला था, यहाँ पे मैक्सिमम करंट बैटरी के थ्रू कब आएगा, जब आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, मतलब आर क्या होना चाहिए, जीरो, फॉर मैक्सिमम करंट इन बैटरी। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बचा 11th में टॉपिक, कॉम्बिनेशन कवर किया, करंट, हाँ, आपका कलर कोड बच गया। कलर कोड यदि आपको दिया रहता है, उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ, जो 11th का जो न्यू करंट बुक है, उसमें एक पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ दिख रहा होगा। ठीक है, सो इस पीडीएफ में मैं बता देता हूँ, कलर कोड वाला प्रॉब्लम भी आता है, आपको कलर दिया रहेगा और बोलेगा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो लेट मी ओपन द टॉपिक। हाँ, सो आपको ये टेबल ध्यान में रखना है, इसके लिए ये टेबल, टेबल में क्या है आपको ये देखो, शॉर्टकट दिया है, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये ध्यान में रखो, बी क्या है, ब्लैक है, ब्राउन है, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, फिर मल्टीप्लायर होता है, टॉलरेंस होता है। ठीक है, सो आपको ये वैल्यू यूज करना रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम भी दिए है, एक प्रॉब्लम दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आपको ये कलर दिया है, ठीक है, सो येलो कलर दिया है, वायलेट ऑरेंज गोल्ड। टेबल से देखोगे येलो का वैल्यू 4 है, वायलेट का 7 है, ऑरेंज थर्ड डिजिट जो रहता है मल्टीप्लाई रहता है थर्ड, और गोल्ड क्या आपका टॉलरेंस है, प्लस माइनस। सो ये दोनों का फर्स्ट डिजिट 4 7 लिख दिया, इनटू मल्टीप्लायर 10⁻³ फिर ये प्लस माइनस। ठीक है, सो ये बेसिकली 11th का न्यू बुक है, उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको कलर कोड। सो कलर कोड वाले भी प्रॉब्लम आते हैं, आपको सिर्फ ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपको वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि कलर बताओ, कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, यदि समटाइम्स आपको कलर लास्ट जो बैंड रहता है टॉलरेंस बैंड के लिए वैल्यू दिया नहीं मिला, टॉलरेंस वैल्यू कब मिलेगा, जब आपको ऐसा प्लस माइनस लिखा रहे। यदि आपको जस्ट ऐसा 330 ओम लिखा है, तो आपको फर्स्ट डिजिट मिलेगा, सेकंड डिजिट मिलेगा और मल्टीप्लायर मिलेगा। टॉलरेंस बैंड के लिए आपको सिर्फ ऐसा लिखना रहेगा या नहीं दिया रहेगा। ठीक है, सो अभी मैंने मोस्ट ऑफ 11 का पार्ट कवर किया, अभी आते हैं हम अपने 12th के पार्ट पे। सो 12th में आपने पढ़ा ही रहेगा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा रहेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा है और वोल्टेज लॉ पढ़ा है। ये लॉ सबको अप्लाई करने आना चाहिए जब भी आपको कोई भी सर्किट दिया रहेगा। करंट लॉ और जंक्शन लॉ क्या बोलता है, समीशन ऑफ ऑल करंट्स। इस पे कैसा ऐसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, आपका एक यही वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, I3 I4 और क्या I5। ठीक है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड जंक्शन क्या होता है, यदि आपका मैं इस शॉर्टकट में देता तो ये आपका जंक्शन J है। करंट फ्लोइंग जंक्शन टुवर्ड जंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
करंट फ्लो अवे फ्रॉम जंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे कैसे, जो टुवर्ड जंक्शन क्या क्या है आपका, I1 है, I3 है, सो I1 प्लस I3 इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज जीरो, और करंट फ्लोइंग टुवर्ड जंक्शन इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, और समीशन ऑफ करंट एट जंक्शन इज जीरो। और जो आपका क्रिचॉप्स करंट लॉ क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना करंट टुवर्ड जंक्शन जा रहा है उतना ही करंट आपका अवे फ्रॉम जंक्शन निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ऐसा सर्किट दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे ब्रांच बना के आपको करंट यहाँ पे समझो 2 एम्पियर दिया है, 3 एम्पियर दिया है, 4 एम्पियर करंट दिया है, किधर आपका 5 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पे अभी आपको 6 एम्पियर दिया है, बोलेगा इस ब्रांच का करंट निकालो। तो यहाँ पे देखा जाए जंक्शन कितने हो सकते हैं आपका, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। सो आप ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो ये इस जंक्शन पे आप बता सकते हो कि ये करंट टुवर्ड जंक्शन आ रहा है, ये अवे जा रहा है, ये भी अवे जा रहा है, तो आपका 2 इक्वल टू इस जंक्शन के लिए Z1, सो 2 इक्वल टू I प्लस 3, तो आपका I क्या हो जाएगा, -1 एम्पियर। ठीक है, ये माइनस साइन है, मतलब ये जो साइन दिखा है करंट का डायरेक्शन का, वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रहता है, मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम बेस आते हैं सिटी में क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, क्रिचॉप्स, हम प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ, उसका टेंशन मत लो आप, सिर्फ फॉर्मूला पर ध्यान में रखो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन सर्किट इज जीरो। वोल्टेज दो टाइप का होता है, इधर ईएमएफ हो सकता है, और वोल्टेज अक्रॉस क्या हो सकता है आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो लॉ है क्या क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या फॉलो करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको, और लूप थ्योरम, और सेकेंड लॉ ऑफ क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, विद इन अ लूप आपका समीशन ऑफ ऑल ईएमएफ प्लस समीशन ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट जो था विस्टन्स ब्रिज था, ये सारे एप्लीकेशन है विस्टन्स ब्रिज। इसमें क्या है, आपको ऐसा 3 रजिस्टेंस दिया रहेगा, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अभी इसको अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान में रखो, आपका जब भी ऐसा बोला तो पी क्यू, ये पी हो जाता है, ये आपका 4 रजिस्टेंस मैंने ब्रिज बना दिया। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, ये एक ऐसा ना तो क्लॉक जैसे आपका फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू बाई आर बाई एस, ये ऐसा कैसे लेते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ऐसे यदि 4 रेजिस्टेंस आपको दिया है, ठीक है, सो पी क्यू ऐसा, आर और एस सामने सामने लिखो, आर एस, और आप क्या कर सकते हो, पी क्यू आर एस, ऐसा भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। तो समझा कि आपको ऐसा जाओ या ऐसा, ऐसा जाओ मतलब क्या, पी क्यू आर एस, ठीक है, इक्वल डालने का, और ये फॉर्मूला हो सकता है, और पी क्यू आर एस दोनों करेक्ट है, समझा क्या। तो यहाँ पे भी ऐसा, ये आपने ऐसा भी लिखा है चलेगा, आपने क्या ये इंटरचेंज कर दिया, क्यू और आर इंटरचेंज कर सकते, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, वेस्टर्न ब्रिज के बाद क्या है आपका, मीटर ब्रिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज में क्या होता है आपका, यहाँ पे रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं, आपका यहाँ पे क्या रहता है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, फिर एक वायर रहता है जिसका लेंथ 1 मीटर रहता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। आपका फिर ये जॉकी रहता है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, नल डिफ्लेक्शन मिलता है, और नल पॉइंट बोलते हैं। ये क्या होता है आपका एल एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस एल एक्स सेंटीमीटर में है, बिकॉज वायर लेंथ ऑफ वायर क्या आपका 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है।
पी क्या है आपका नल पॉइंट है, एक्स क्या है आपका अननोन रेजिस्टेंस, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स। सो एक्स बाय आर ये आपका क्या आता है बैलेंसिंग कंडीशन, एल एक्स अपॉन एल वाई इसको बोलते हैं। एल एक्स क्या है ध्यान में रखो, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट इन, प्रॉब्लम में सब टाइम्स आता है डिस्टेंस फ्रॉम राइट इन दिया है, एल एक्स क्या है डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट इन, ये एल वाई है, एल वाई क्या डिस्टेंस फ्रॉम राइट इन। ऐसा वर्डिंग भी ध्यान में रखो, सब प्रॉब्लम में कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, ये ऐसा है फॉर्मूला आता है। ठीक है, फिर मीटर ब्रिज का ही जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है आपका केल्विन्स मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जॉकी को वायर पे मूव करने का, सच दैट गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, ना लाना चाहिए। ठीक है, केल्विन्स मीटर ब्रिज में क्या होता है आपका, इसका यूज क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सो ये अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लिखते हैं जी, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं होता मीटर ब्रिज, सॉरी केल्विन्स मेथड में ये नॉर्मल एक वैसा वायर रहता है। तो ये जो केल्विन्स मीटर ब्रिज है किस पे काम करता है, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड पे। इसमें गैल्वेनोमीटर में नल नहीं आता। ठीक है, तो आपका एक्स के अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका जी आ जाता है क्योंकि मुझे जी का निकालना है, और बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी आप एल एक्स लिखो 100 माइनस एल एक्स। मीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है आपका जॉकी के साथ, नल डिफ्लेक्शन आता है। ओके, केल्विन्स में क्या होता है नल डिफ्लेक्शन नहीं आता, आपका इक्वल रीडिंग आता है। जॉकी को जब टच नहीं किया है तब गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है नोट डाउन करते हैं। ठीक है, फिर आप ये वायर को टच करते हो, सॉरी ये जॉकी को टच करते हो वायर पे, फिर सेम डिफ्लेक्शन जो एक्स आपका ऑलरेडी आया था उसके लिए आप जॉकी को तब तक मूव करते हो। तो दोनों टाइम जब सेम डिफ्लेक्शन आ गया मतलब करंट थ्रू ये क्या क्या है, ये वायर जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल डिफ्लेक्शन इसको मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो वैल्यू दिखाता है, नल मतलब जीरो, यहाँ पे नल वैल्यू नहीं मिलता, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे मीटर ब्रिज हो गया, केल्विन्स हो गया। फिर यहाँ पे कुछ बुक में आपको दिया रहेगा सोर्सेस एंड एरर्स, वो भी पढ़ लेना। उसमें भी ये आता है कि थियरी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ABCD में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एरर। सो ये जस्ट रीड फ्रॉम बुक, कौन सा गवर्नमेंट बुक। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पे आते हैं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है आपका, एक वायर है जिसका लेंथ क्या है एल है। ठीक है, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाया हुआ है, EMF E है, ये आपका R है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टैट बोलते हैं, इसके बहुत वर्डिंग है, मैं लिखता हूँ। L क्या है आपका लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। R क्या है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होते हैं। R स्मॉल r क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और सेल, ऑफ बैटरी और सेल। आपका RH क्या है रियोस्टैट रेजिस्टेंस। ठीक है, रियोस्टैट आपने देखा रहेगा, स्लाइड करना रहता है वो। आपका रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। इसके लिए वर्डिंग बहुत सारी है, सीरीज रेजिस्टेंस भी समटाइम्स प्रॉब्लम में लिखा रहता है। ठीक है, समटाइम्स रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स भी दिया रहता है, रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और आपका E तो पता रहेगा, E क्या है आपका EMF ऑफ बैटरी और सेल है। ठीक है, आपका V क्या है वोल्टेज अक्रॉस वायर, वोल्टेज अक्रॉस होल वायर। ठीक है, ये होल वायर AB जो भी पोटेंशियोमीटर है। फिर आपका एक रैंडम पॉइंट P लिया, ठीक है, उसके लिए वोल्टेज क्या हो जाए कम है। प्रिंसिपल क्या पोटेंशियोमीटर का, वोल्टेज अक्रॉस कोई भी 2 पॉइंट क्या होता है इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसके भी जो भी लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बढ़ेगा तो वोल्टेज डिफरेंस भी क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, VAP/L क्या हो जाता है कांस्टेंट K, जिसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो मैं ये नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। स्मॉल के क्या हो जाता है, बी ए पी बाय स्मॉल एल लिख सकता हूँ, और बी ए बी बाय एल लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये क्या है आपका वोल्टेज अक्रॉस होल वायर ए बी। आई आर, आर ए बी क्या है, आर क्या है आपका वायर का रेजिस्टेंस, आई क्या है करंट थ्रू दिस वायर, आई क्या है आपका करंट थ्रू होल सर्किट, ये सब सीरीज में है ना, करंट थ्रू टोटल करंट थ्रू सर्किट। ये वर्डिंग ध्यान में रखूँगा, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगता है। ठीक है, सो वी ए वी क्या है आपका आई आर बाय एल, ये सब फॉर्मूले बता रहा हूँ पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, सो ये आर बाय एल क्या होता है, आर बाई एल क्या होता है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखा रहेगा इन टर्म्स ऑफ, ये इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर है। ठीक है, और आपका आर क्या रहता है, अभी आपने देखा आर क्या होता है रो बाय एल, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा आई सिग्मा बाय, इन टर्म्स ऑफ क्या, ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये आपका सिग्मा, सिग्मा क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओके, और रेजिस्टेंस डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला के क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है वोल्टेज अपॉन लेंथ है ना, तो के का यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये जो करंट आई है, ये आप कैसा निकालोगे, करंट आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज क्या है आपका बैटरी का ईएमएफ, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है आपका रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको मैंने आर एच लिखा है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये सब एमसीक्यू में भी आता है, आई निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पे ही आता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है, इसलिए वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट सेम रहता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपने पढ़ा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वो भी होता है वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और लेंथ भी। ग्रेडियंट कभी भी रहेगा तो समझ जाने का डिनोमीटर में क्या रहेगा डिस्टेंस रहेगा, और रेट बोला तो समझ जाने का डिनोमीटर में क्या रहेगा टाइम रहेगा, ये डायरेक्ट फंडा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, तो पहला एप्लीकेशन क्या है सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना, सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना, उसके लिए आपने डायरेक्ट मेथड देखा है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है दो सेल है तो E1 बाय E2 इक्वल टू क्या L1 बाय L2। ठीक है, आपने फिर सम एंड डिफरेंस मेथड देखा है, सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका E1 बाय E2 इक्वल टू L1 प्लस L2, इधर क्या L1 माइनस L2। यहाँ पे आपको ऐसा निकला था E1 इक्वल टू KL1 था, E2 इक्वल टू क्या था KL2। यहाँ पे आप E1 प्लस E2 क्या था KL1, सम एंड डिफरेंस, सम मतलब क्या सेल्स असिस्ट ईच अदर, इसके लिए आपका सेल कैसे था ऐसा सीरीज में था, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या था सेल्स अपोज ईच अदर, सेल्स का सेम टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं असिस्ट ईच अदर, इसको क्या बोलते हैं अपोज ईच अदर। सम कंडीशन इसका क्या आता था सेल्स क्या होगा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो अपोज जाएगा E1 माइनस E2, डिफरेंस बोलते हैं इसको। सम एंड डिफरेंस मेथड, इसको और क्या वर्ड है कॉम्बिनेशन मेथड। ओके, क्योंकि सेल्स क्या कंबाइन है, ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे सेल्स कैसे एक टाइम पे एक सेल ऑन रहता है दूसरा सेल ऑफ रहता है, इंडिविजुअल सेल मेथड था ये, इंडिविजुअल सेल मेथड मतलब एक टाइम पे एक सेल ऑफ रहता था। सम एंड डिफरेंस में क्या है दोनों टाइम पे दोनों सेल ऑन रहते थे। ठीक है,
सेल्स कंपेयर करने के लिए। इसमें यदि आपको एक सेल का ये में पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो माइंड आउट निकल जाएगा। L1 L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ, L1 L2, ठीक है। फिर आपका क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसके लिए वो सर्किट क्या था आपका? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक सेल था ई था, जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ये E1 था, AR था, यहाँ पे इसके अक्रॉस ये आपका बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर क्या की था? फिर रियोस्टेट था, ये आपका वायर लगा रहता था, ठीक है। फिर ये वायर, इस पे आप यहाँ पे आगे गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। यहाँ पे की रहता था। फर्स्ट टाइम के लिए रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं था, तो आप क्या निकालते हो? E1 इक्वल टू क्या आता था? के R1 आता था। फिर आप सर्किट में ये की क्लोज करते थे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट में आता था, तो ओवरऑल वोल्टेज क्या हो जाता था सर्किट का? V, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है? V, और यही वोल्टेज किधर रहेगा आपका? ये सेल के अक्रॉस, तो आपका V इक्वल टू KL2 निकाला था, ठीक है। ये यहाँ पे ये R क्या है? पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, इसलिए इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। सो यहाँ पे आपका E1 बाई V L1 अपॉन L2 था। फॉर्मूला क्या आया था? R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1। ये L1 बाई L2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। सो दो फॉर्मूले आपके बोल्ड। E1 क्या है आपका? EMF सेल। V क्या है आपका? V इक्वल टू IR। सो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दो फॉर्मूले आपके, ठीक है। ये तो E1 क्या है? ये सेल यहाँ पे जो कनेक्टेड है, ये तो टोटल बैटरी है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए एप्लीकेशन था पोटेंशियोमीटर का। फिर आपने पढ़ा रहेगा यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेस में क्या पढ़ा है और एडवांटेज में क्या पढ़ा है आपने? ये पोटेंशियोमीटर क्या रहता है? आप स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हो, इसका वैल्यू भी बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। डिसएडवांटेज में क्या है? पोर्टेबल नहीं है, ये बहुत बड़ा सर्किट अरेंजमेंट रहता है ना, इसको हाथ में ले जाके घूम नहीं सकते, पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। एडवांटेज में ये भी था, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर भी कवर किया मोस्टली 12th के ही सारे जो भी है प्रॉब्लम्स है, जो आपने इसमें गवर्नमेंट बुक में प्रॉब्लम्स है अनसॉल्व, उतना भी किया तो काफ़ी है। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी रहना चाहिए। हाँ, आपको एक चीज़ बताना था, इसमें एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड 11 के बेस में, जैसे वायर का रेजिस्टेंस R दिया है, इसका लेंथ L था, इसको वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाया, ठीक है। वो सॉरी, लेंथ L था, उसको इंक्रीज किया 4 टाइम्स, और डबल किया या n टाइम्स इंक्रीज किया। वायर का जो लेंथ है उसको n टाइम्स इंक्रीज किया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या रहेगा? तो ध्यान में रखना, फॉर्मूला क्या हो जाता है? n स्क्वायर इंटू आर। वायर का लेंथ बढ़ाओगे तो n स्क्वायर इंटू आर करने का, और वायर का लेंथ कम किया मतलब कंप्रेस किया, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, मतलब पतले वायर को मोटा बढ़ाया, तो उसके लिए आप क्या करोगे? R बाय एन स्क्वायर। समझा? मतलब यदि समझो, आपका रेजिस्टेंस समझो 16 ओम है, ठीक है। वायर का लेंथ कितना है? वायर का लेंथ L है, उसको चेंज किया 4 टाइम्स L किया, तो यहाँ पे जो न्यू रेजिस्टेंस वायर का क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर इंटू आर कैप का ओरिजिनल रेजिस्टेंस 16 ओम करने का। अभी नेक्स्ट आपका यदि वायर का लेंथ L है, उसको क्या किया? 4 किया, लेंथ कम किया, मतलब उसका पहले ये वायर था, ठीक है। अभी लेंथ कम किया मतलब उसका ये मोटा बढ़ाया, उसको क्या किया? जड़ा के, इतना भी जड़ा नहीं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा, ये वाला कैसे कंप्रेस किया, मतलब वायर जड़ा किया। मतलब इन शॉर्ट होता क्या है, आप लेंथ कम करोगे, लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा ना। लेंथ बढ़ा रहे मतलब वायर को खींच रहे हो ना, वायर को खींचोगे तो उसका डायमीटर कम होता है ना, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। और लेंथ कम करोगे, मतलब लेंथ कम करोगे तो उसका क्या होगा? डायमीटर बढ़ेगा और एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला ही दिया आपने, वायर को 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज किया, एन क्या है? कितना नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज किया, डबल रहेगा तो 2 डालने का, ट्रिपल किया तो 3 डालने का, ठीक है। इंक्रीज किया तब, और डिक्रीज किया तो डिवाइड करने का,
ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये सब कवर किया 12 का पार्ट। 11th का पार्ट, 11th में मोस्टली आपको ऐसा सर्किट दिया रहेगा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन निकालने का, तो वो सब फाइंड आउट करने का। ठीक है, हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर जो भी सिटी के क्वेश्चंस आए हुए 2004 से 2019 तक, बस आप एक बार ये फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये सब का आपको जो भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है आपको पीडीएफ मिल जाएगा ये वाइट बोर्ड का। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।